नमस्ते एंड जय हिंद। अजीत पवार, ये नाम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है आज के डेट में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति है जो पहले एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। उसके बाद में वो आ गए बीजेपी में आने के बाद में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया देवेंद्र फडणवीस के साथ में। उसके बाद उन्होंने जाके शरद पवार से फिर से माफी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई। वो वापस चले गए महागठबंधन में, फिर जाके उन्होंने शिवसेना के साथ में गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद में फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर वो फाइनली वापस आ गए बीजेपी में, इस बार शरद पवार को धोखा देकर। कितना कंफ्यूजन है भाई, आप खुद सोचो। सिर्फ 4 साल हुए गवर्नमेंट को, या 3.5 साल हो गए हैं, और 3.5 साल में इतना कुछ हो गया है। 3 सीएम हो गए। पहले देवेंद्र फडणवीस कुछ चंद घंटों के लिए थे, अजित पवार तब डिप्टी सीएम थे। उसके बाद में वापस आए सीएम बनकर हमारे उद्धव ठाकरे जी, उसके साथ में डिप्टी सीएम फिर बने अजित पवार। उसके बाद में अभी जो हुआ है उसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे फिर सीएम बने। और वापस अभी जब अजित पवार वापस आए तो अजित पवार फिर से डिप्टी सीएम बने। बन रहा है कौन बन रहा है अब? क्या फ्यूचर है महाराष्ट्र की राजनीति का? क्या होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में? और क्या ये जो टसल है ये ऐसे ही चलते रहेगा, या फिर शरद पवार कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं? इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो अजीत पवार, सबसे पहले ये जानते हैं कि अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम अपने काका के अगेंस्ट जाकर क्यों उठाया। सबसे पहला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है वो है गवर्नमेंट एजेंसीज के डर की वजह से, चाहे वो छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि अ, अजित पवार के ऊपर में इरिगेशन स्कैम का वो सब चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल को ईडी के नोटिस आ रहे हैं। साथ ही साथ में छगन भुजबल को भी बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं। तो फिर क्यों ऐसा ना बोला जाए कि इन लोगों ने ईडी के डर से, या फिर कुछ ऐसा इनके ऊपर में प्रेशर रहा होगा जिस वजह से इन्होंने शरद पवार जैसे जो राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, उनके साथ में धोखा कर कर कुछ ऐसा इन्होंने किया है। खैर, अभी तो पॉलिटिकल राजनीति के चाणक्य अगर हम देखें महाराष्ट्र की, तो देवेंद्र फडणवीस से बड़ा चाणक्य मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो रात के अंधेरे में क्या काम करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई पॉलिटिकल पंडित होंगे ना वो भी नहीं बता पाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस एक अलग टाइप के चाणक्य बन के उभर रहे हैं यहाँ पे। और अगर मेरी पॉलिटिकल नॉलेज सही है तो बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो मुझे पवार का लगता है, मतलब अजीत दादा पवार का मुझे ये लगता है कि क्यों उन्होंने छोड़ा, वो ये है कि पार्टी में उनका घटता कद। हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी न्यूज देखी होगी कि जो शरद पवार है उन्होंने कहा कि अब से मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। अभी मेरे उम्र हो चली है, अभी मुझे नहीं अध्यक्ष पद संभालना है। उसके बाद में कई लोगों को लग रहा था कि शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद में अजीत पवार को ही वो आगे करेंगे, क्योंकि अजीत पवार बहुत शुरुआत से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर शरद पवार ने ऑन द कॉन्ट्ररी अपनी बेटी सुप्रिया सुळे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। शरद पवार ने अपने खून को ज्यादा तवज्जो दी, बल्कि कि अजित दादा पवार को थोड़ा बहुत उनको मिलना जो चाहिए था, जो उन्होंने मेहनत की थी पार्टी के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा सुप्रिया सुले ने मेहनत नहीं की, बट अजित दादा पवार की मेहनत कुछ ज्यादा थी। अब उन्होंने अगर वो चीज की है तो उनको उसका फल मिलना चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा था, इसीलिए शायद उन्होंने रिबल बनने का सोचा और बन भी गए। चलिए ये मान लेते हैं कि अजित पवार को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, पर पार्टी में उनको पूरा साइडलाइन कर दिया गया था। अजित पवार को पार्टी में वो इज्जत नहीं मिल पा रही थी जो इज्जत वो
चाहते थे या फिर उनकी एस्पिरेशंस थी। अजीत पवार इतने बार डिप्टी सीएम बने हुए हैं, बट अजीत पवार आज तक महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाए। और अजीत पवार को यही लग रहा था कि इन फ्यूचर अगर एनसीपी का कभी भी बहुमत आती है या फिर एनसीपी ऐसे एक स्टेज पे आके अटक जाती है कि वहां पे वो सीएम खुद का बना सकती है, तो उधर भी सुप्रिया सुळे को वहां पे बनाया जाएगा सीएम। और शायद अजीत पवार को वहां पे भी मौका ना मिले, वहां पे भी वो डिप्टी सीएम बन के रह जाए। तो एक एस्पिरेशन थी कि सीएम बनना है, मे बी ये हो सकता है एक पॉइंट कि वो एस्पिरेशन लेके चल रहे थे कि मुझे सीएम बनना है, और उसके बाद में हर चीज अगर सुप्रिया सुळे लेके जा रही है तो अजित पवार को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने साथ सारे एमएलए लिए और वो सब लेकर चले गए बीजेपी के पास। और बीजेपी ये बहुत प्लानिंग पहले से कर रही होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हम लोग जानते हैं कि वो बैक डोर से ऐसी जादूगरी दिखाते हैं ना, कि वो जादूगिरी आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या होगा और क्या आप उनके साथ में कर सकते हो। इसके बाद जो अहम मुद्दा और अहम पॉइंट मुझे ये लगता है कि अगर अभी महाराष्ट्र का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो अगर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती, इस पे जो फैसला देंगे वो स्पीकर रहेंगे। अब स्पीकर के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी है कि आप इनको डिस्क्वालीफाई करो या ना करो, ये हक आपका है। अब बीजेपी को डर ये लग रहा था कि हो सकता है ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर ये लोग तो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो एक सिंपल लॉजिक आएगा कि इनकी जो बहुमत है वो गिर जाएगी। पर ये तो हो सकता है एनसीपी के साथ भी हो, क्योंकि शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कोर्ट जाएंगे। तो ये लोग उतने आगे का नहीं सोच रहे। ये लोग सोच रहे हैं कि 1-1.5 साल, जैसे इन्होंने अभी 1-1.5 साल खींच लिया, 1-1.5 साल बाद तो वैसे ही इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये लोग क्या, अगर बाय चांस जो राहुल नार्वेकर है जो स्पीकर है, अगर वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए हुए जो भी लीडर्स है उनको अगर ये डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है फ्यूचर में हम लोग देवेंद्र फडणवीस को एज अ सीएम कुछ 6-8 महीनों के लिए, साल भर के लिए देख सकते हैं, और डिप्टी सीएम फिर से अजित पवार रहेंगे। और एकनाथ शिंदे उनको बाहर से कुछ सपोर्ट देंगे, मतलब पहले तो वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे पर वो छोड़ के नहीं जाएंगे एनडीए को, वो एनडीए में ही रहेंगे और बीएमसी की चुनाव की तैयारी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या देवेंद्र फडणवीस को हम लोग सेंटर में बहुत जल्दी देखने वाले हैं? तो इसका जवाब है 2024 के पहले तो नहीं। रीजन ये है कि देवेंद्र फडणवीस के कैलिबर का कोई बड़ा लीडर बीजेपी के पास में महाराष्ट्र में है नहीं। अगर उतना बड़ा लीडर कोई बीजेपी के पास में होता तो शायद वो देवेंद्र फडणवीस को कब के सेंटर में ले जा चुके होते। इसीलिए बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सेंटर ले जाने का घाई नहीं कर रही है। वो इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को हम सेंटर लेके चले जाए। पर यहाँ की राजनीति को कौन संभालेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति कुछ 2.5-3-4 सालों से ना इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें लग ही नहीं रहा कि आप एक विकसित स्टेट में रह रहे हैं या फिर आप एक इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया में रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस को स्टेज से हटाकर सेंटर ले जाने का जो निर्णय है वो मोदी गवर्नमेंट इतने जल्दी लेने वाली है। बीजेपी में जो भी होता है वो सब चीजें मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इन तीनों के इर्द गिर्द घूम के होता है। कांग्रेस में जो भी होता है वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हुए होता है। अ, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव है, बीएसपी में मायावती है, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी है, केसीआर उधर में है। उसके बाद में जो उद्धव गुट वाली शिवसेना है उसमें उद्धव ठाकरे, मतलब ठाकरे फैमिली है। उसमें संजय राउत भी एक बहुत अहम रोल निभाते हैं। साथ में अगर आप एनसीपी जाएंगे तो उसमें पवार फैमिली बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब किस तरीके से एक एकनाथ शिंदे ने एक लोगों को राह दिखा दी है, और वो राह पे चल के लोग अपनी अपनी सरकारों से, अपने अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे बगावत कर रहे हैं। आने वाला समय ये बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है महाराष्ट्र के लिए, अगर तो ये ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि आप सोचिए कि मराठा वोट्स सारे बीजेपी के पास या शिवसेना के पास आ जाएंगे।
कुछ नॉन मराठी वोट्स जो है वो बीजेपी हमेशा अपने पास रखती है, उनके पास में वो वोट बैंक बना हुआ है। और जो मराठवाड़े के वोट्स है, सातारा उधर उधर साइड के, वो सब है एनसीपी के पास में। तो एनसीपी को वो वोट्स मिलना अभी तय है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये तीनों लोग, वैसे ये अरिथमेटिक बैठ नहीं सकता, बट ये अगर तीनों लोग अभी साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपोजिशन रह ही क्या रहा है? अपोजिशन के पास बचा कौन है? उद्धव ठाकरे एक सेक्युलर इमेज बनाने के चलते वो वहां से कंपेंसेट करने को देख रहे हैं, जो उनके लॉस हो रहा है वोट्स का, वो लॉस वो एक कम्युनिटी को अपीज कर कर वहां से लेने को देख रहे हैं। शरद पवार के पास में इतने बड़े बड़े जो लीडर्स थे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार, ये सब जा चुके हैं। तो शरद पवार के पास में दूसरा ऑप्शन बचता क्या है? इनके पास में बहुत कम अभी लीडर्स बचे हैं जो कि इनको रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाए, या नामचीन लीडर्स बहुत कम बचे हैं। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास में महाराष्ट्र में बहुत मिनिमम चांसेस है कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास में महाराष्ट्र में, या कांग्रेस के पास में फिलहाल देश भर में ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर कोई है नहीं। जितने भी कांग्रेसी होंगे या जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर्स होंगे वो शायद मेरी बात से ऑफेंड हो जाए, पर आप खुद सोचिए कि 2014 से अगर आप 3-4 राज्य छोड़ दें तो आप कौन से राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं? और आप फिर भी एक बंदे को कॉन्स्टेंटली लगा के रखे हो कि यही हमारा फ्यूचर पीएम है। आप सिर्फ एक दिल में आपकी जो होगी, जो भी आप जिसको मानते होगे, जिस भगवान को मानते होगे, उनको साक्षी रखकर ये बता के दिखाइए कि आप क्या सही में चाहते हैं कि जिस आदमी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो सही में पीएम मटेरियल है? आप चाहते हैं आपके देश का नेतृत्व राहुल गांधी करे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके देश का नेतृत्व, अगर कांग्रेस से मैं देखूं तो क्यों ना बहुत एक आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी है, बट क्यों ना हम लोग शशि थरूर को ट्राई करें? शशि थरूर बहुत अच्छे पीएम बन सकते हैं। एक अच्छे वक्ता है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो क्यों ना हम उनको ट्राई करें? और अगर आपको उससे थोड़ा यंग लीडर चाहिए और थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम सचिन पायलट को ट्राई कर सकते हैं। क्यों आप ये नहीं सोचते कि सचिन पायलट, अगर आप यही सोच रहे कि वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित है, तो आप ये शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक इंडिया में हर जगह जाना जाने वाला नाम है। तो क्यों ना उनको पीएम बनाने की आप कोशिश करें, बल्कि कि आप पीएम बनाने की कोशिश सिर्फ ऐसे आदमी को कर रहे हैं जिनको 2 मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कहना चाह रहा था, जो बोलना चाह रहा था, जो मैंने बात कही वो सही से आप तक पहुंची होगी। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।